ठीक है ना। ये अभी बहुत चर्चा में है, और भारत देश इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत देश को जो रैंकिंग मिली हुई है, आप लोग जानते हैं, उसने भारत में विरोध किया गया इसका, भारत इसका विरोध कर रहा है। उसका रीजन क्या है विरोध करने का? उसका इसलिए है भैया कि भारत देश को बहुत कम मार्क्स मिले हुए हैं और बहुत ही ज्यादा पीछे स्थान दिया गया है, इसलिए भारत देश ने कहा कि इसमें जो आकलन किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। हालांकि आप जानते हो, सच्चाई आप जानते नहीं जानते वो शायद आपको, अगर ग्राउंड लेवल में आपने स्टडी किया होगा, तो आज भी ऐसी स्थिति है भारत देश में कि आप लोग अगर जाएंगे तो मिड डे मील में कई बार ऐसे न्यूज में आपने देखा, हालांकि हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार बहुत है। अब आप मुझे बताइए, मिड डे मील के लिए तो अनाज आता है, सब कुछ आता है, सब्जियां सब्जी सूझ आती हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एक अभी न्यूज में आया हुआ था, उसमें बच्चों को क्या कर रहे हैं, नमक में खाना खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं नमक से, पानी में डुबो डुबो शक्कर घोलकर, नमक शक्कर घोलकर पानी में खिला रहे हैं। तो ये भारत देश का एक चेहरा है। ठीक है, भले वो पैसे जरूर लेते थे लेकिन करप्शन की वजह से सब कुछ हो रहा था। दूसरा आप देखेंगे भारत देश में आज भी आपको लगभग 85 करोड़ जो लोग हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं, रुपये किलो अनाज लेने के लिए मजबूर हैं। मतलब आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जो गरीब कल्याण योजना जब आई थी, खास तौर पे कोविड के दौरान में, उस समय आप जानते हो ऐसा सरकार का दावा था कि हम लोगों ने 85 करोड़ लोगों को क्या दिया है, अनाज सस्ते दामों पर दिया हुआ है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति थे जो अनाज खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो आप बताओ, जिस देश में 85 करोड़ वो छोड़ो, आधी जनसंख्या भी अगर आप मान लो, जिस देश में आधी जनसंख्या आज भी 2 रुपए किलो अनाज, 3 रुपए किलो अनाज लेने को मजबूर है, तो भारत देश की क्या स्थिति हो सकती है? बोल रहे राइस अकेले खिलाते हैं, हमने खाए हैं। रियल में बात सही है। तो भारत देश को इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, इसमें आत्ममंथन करने की बात है। क्योंकि भाई आप मुझे बताओ, वर्तमान में हमारे यहां पर जो मीडिया वाले रहते हैं वो दिखाते नहीं है सब चीजों को। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए वर्ल्ड की कोई संस्था आएगी यहां पर सर्वे करने के लिए, तो खुल्लम खुल्ला देखेगी वो। उन्हें तुम कैसे रोक सकते हो? तुम आप यहां पर हमारी संस्थाओं को रोक सकते हो, हमारे यहाँ की मीडिया को रोक सकते हो आप, कि आप ये मत दिखाओ, ये मत बताइए। लेकिन जो विदेश की संस्थाएं आएंगी वो तो देख सकती है ना चीजें, उन्हें कौन रोक सकता है? और जब वो देखते हैं तो आप जानते हैं इस तरीके से सर्वे करके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि हम सर्वे करने आए हैं, ऐसे भी रहते हैं। वो वास्तविक चीजों को देखते हैं। इसलिए भारत को आत्ममंथन करना चाहिए कि जो उन लोगों ने देख के गए हुए हैं वो वास्तविक देखे हुए हैं, जो मीडिया में दिखा रहा गया वो वास्तविक नहीं है, वो छलावा है। तो ये आत्ममंथन का विषय है, गुस्सा नाराज होने का विषय नहीं है। आप लोग भी इस चीज को जानते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं इस चीज को लेकर, कि आप खुद जाकर देखिए क्या स्थिति है। आज हमारे यहां पर बोलते हैं एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। अरे जो पुरानी पॉलिसी चल रही उसी के बेस पर अभी आप देख लो कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर है किस तरीके से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कितने बजे जाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, कितना बजे आते हैं, तो आपको हकीकत पता चली जाएगी यहाँ पर। हाँ, तो ये बात सही है। और आप जरा सोच के देखो कि पाकिस्तान से भी हम लोग क्या पीछे हैं। हमारे यहाँ तो मीडिया वाले क्या करते हैं कि वहां अगर आटा महंगा हो जाता है, वहां पर अगर आटा महंगा हो जाता है तो छाती पीट पीट के बताते मीडिया वाले कि देखो पाकिस्तान के लोग मोहताज हो रहे हैं आटा के लिए, पाकिस्तान के लोग टमाटर के लिए मोहताज हो रहे हैं। अरे भाई इस चीज को पहले समझो कि उनके पास अगर शक्कर ही महंगी हो रही है, चाय भी महंगी हो रही है, आटा भी महंगा हो रहा है, वो खरीद तो पा रहे हैं। उनके यहाँ लोग भूखे तो नहीं है ज्यादा, उससे अच्छा हमारे भारत से अच्छा रैंक तो उसका है। बांग्लादेश को देखो, आपके देखते देखते पैदा हुआ बांग्लादेश 1971 में, भारत देश की रैंक से सीधा सीधा दोगुनी स्थिति में है, वो डबल पोजीशन में है। तो सीखना चाहिए। पर कैपिटल इनकम में भी आप जानते हो वो हमसे आगे है। ले देखिए हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहते हैं। अरे पाकिस्तान से क्या अपना कंपैरिजन करना है यार? कंपैरिजन करना है तो चाइना से करो, कंपैरिजन करना है तो बांग्लादेश से करो जो हमसे काफी आगे जा रहे हैं। हाँ, तो यहां पर देखिए, आप सोच के देखो 125 देश इसमें शामिल थे। सोचिए 125 देश, और उसमें मात्र भारत को 111 नंबर स्थान मिल रहा है। समझिए आप, मतलब पीछे से फर्स्ट बोल सकते हैं आप इनको, पीछे से नंबर आ रहा है। ये भारत की वास्तविकता है। आप कितने भी डाटा को मैनिपुलेट कर दीजिए आप,
वास्तविकता नहीं बदलेगी, वास्तविकता ग्राउंड में जाकर आपको पता हो जाएगी। ठीक है ना। आज स्थिति भारत की बड़ी खराब है, पेपर में बहुत अच्छा दिखता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड लेवल में बड़ी स्थिति खराब है। क्योंकि हमारे यहां पर इस चीज को आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहां पर कितनी भी झोपड़पट्टी हो, जो भी हो, हमारे यहां पर गरीबी जब छुपाई जाती है, जब भी कोई मंत्री आता है, कोई मुख्यमंत्री आता है, मेरे चाह में बता रहा हूं, बेचारे गरीब बस्तियों के साइड से मुख्यमंत्री निकल रहा था, उन सारी गरीब बस्तियों को ढक दिया गया त्रिपाल से। अरे भाई, आंख बंद करने से कुछ नहीं दिखाई नहीं, ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है, दुनिया को तो दिख रहा है। हमारे यहाँ पर G20 का अभी सम्मेलन हुआ, उसमें बहुत सारी बस्तियों को क्या कर दिया गया बताइए, ढांक दिया गया। ऐसा क्यों ढाके भैया? क्या वो वहां से कुछ फेंक के मार देते उन मंत्रियों को? क्यों? वो देख नहीं चाहते थे, ये दिखना नहीं चाहिए इस चीज को लेकर। तो भाई ढकने की बजाय उनको अच्छा कर दो, ढकने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तुम खैरात में इधर पैसे बांटे जा रहे हो, ये योजना वो योजना। अभी आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मध्य प्रदेश सरकार के पास ऊपर। मध्य प्रदेश सरकार तो बस ये मान के चलो कि एक 6 महीने में जितना इसने पैसा लौटा डाली, उतना तो 5 साल में काम नहीं की होगी उसने। हाँ, तो कहने का मतलब है भारत देश में केवल पॉलिटिक्स चलती है, सरकार है ही नहीं भारत देश में, है ना। लोग गलत कहते हैं कि भारत देश में सरकार है, सरकार है ही नहीं है। सरकार का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, भ्रष्टाचार ना हो, हर गरीब को न्याय मिले, वो होता सरकार, वो होता प्रशासन। उसमें तो भारत देश फिसड्डी है। बस पॉलिटिक्स करने को कह दें बस, फिर तो शानदार है, भाषणबाजी से कह दें बहुत शानदार है। हाँ, चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे, आप समझ के देखिए, आप देखो समझो, 18.7% आप देखेंगे यहां पर बाल कुपोषण दर्ज की गई है। ये आप देखो यहां पर अभी अभी जो मीडिया में आया हुआ है, देखो अभी भी ये देखो क्या अच्छा खाना दिखा रहा है यहां पर। वास्तविकता देखो आप, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ये बताइए रिपोर्ट किसने बनाई भैया? तो आयरिश एनजीओ है, आयरिश एनजीओ मतलब आयरलैंड का एक एनजीओ है, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और जर्मन एनजीओ है, उसका नाम है यहां पर वेल्ट हंगर हिल्फे। आप जानते हैं जो हिल्फे है, इसके द्वारा होता है मेन, ये इसके साथ में क्या होती है, सहयोगी संस्था होती है एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इन दोनों संस्थाओं के नाम आप याद रखना। अब भारत देश छाती पीट रहा है, ठीक है, कि यार कैसे आप हमें ऐसा दर्जा दे सकते हैं, है ना। तो टेंशन न लो, बोले पहले भी आप ऐसे ही थे। क्या हुआ था देखो यहां पर 121 देशों में भारत का 107 नंबर हुआ करता था, फिर 2021 में 101 नंबर। मतलब क्या हो रहा, भारत देश क्या हो रहा था, 22 में 107, 21 में 101। तो तुम देख नहीं रहे हो, तुम बताओ 2021 में तुम 101 नंबर में थे, 2022 में तुम 107 नंबर में आ गए। तो क्या हुआ, 6 अंक तुम्हें ज्यादा, 6 नंबर फिसड्डी हो गए, नहीं बताइए। अब वर्तमान में क्या हो गए, आप यहां पर 4 अंक और फिसड्डी हो गए। तो ये तो क्रम चल ही रहा था ना 21 से बाद में, ये देखो इसमें कौन सी नई बात हो गई। ठीक है। हाँ, तो ये रैंक भी तो क्या बड़ी अच्छी रैंक थी ये। 121 में 101 बहुत अच्छा था, 107 अच्छा था, तो 111 भी अच्छा है। एंजॉय करो बढ़िया, क्यों छाती पीटना है। हाँ भाई, अगर कर्म कर रहे हो तो भुगतान तो अपने को भुगतना पड़ेगा ना। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, यहां पर बांग्लादेश। अब मैं अगर बांग्लादेश की प्रशंसा करूंगा तो मेरे को बोलेंगे तुम देशद्रोही हो। जिस जिस व्यक्ति को देश के बारे में पता नहीं है, देश के बारे में पूछेंगे व्हाट इज कंट्री क्या होती है, तो कंट्री की डेफिनेशन पता नहीं होगी, वो कहता देशद्रोही हो। भारत देश में तो ये चल रहा है, जिसको राष्ट्रभक्ति का मीनिंग पता नहीं होता है वो अपने आप को राष्ट्रभक्त मांगता है। समझ रहे हो? जिस व्यक्ति को हिंदुत्व का मतलब पता नहीं होता वो अपने आप को हिंदू मानता है। भारत देश की बातें हैं अभी वर्तमान में चल रहा जो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बांग्लादेश में क्या है, यहां पर 81 नंबर में है। देखिए कितना आगे है। नेपाल देखिए 69 नंबर में है, श्रीलंका 60 नंबर में है, सोचिए आप। पाकिस्तान 102 नंबर में है। चलो पाकिस्तान की तुलना मत करो, वहां तो अभी बहाली चल रही, चलो ठीक है। श्रीलंका देखो, नेपाल देखो, इनको देखो। ये तो बेचारा दिवालिया हो रहा था, दिवालिया होने के बाद भी देखो उसने किस तरीके मैनेज किया अपने यहां पर। हाँ हाँ, हेमंत सिंह, अरे किसी मंत्री का नाम मत लो रे, क्यों मतलब अपन अपन किसी को क्यों बोले।
अपन तो सिस्टम को बोलते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते ही नहीं है ना। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, है ना। तो वास्तविकता को थोड़ा सा महसूस करो, क्या हो वास्तविक स्थिति क्या है देश की, ठीक है। हाँ, अभी आप लोग जानते हो भारत देश के बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली संस्थाएं पता नहीं कहां गड्ढे में बैठी हुई हैं। भारत देश ने राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्थाएं पता नहीं कहां बैठी हुई हैं। अरे वो तो छोड़ो, भारत देश की जनसंख्या आकलन करने वाली भी संस्थाएं कहां बैठी हैं, क्योंकि एक ही संस्था होती है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। पहले तो दो थी, सीएसओ था और एनएसएसओ था, दोनों को मिला के बना दी एनएसओ। अभी तक ये डाटा ही नहीं आए हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में पंचवर्षीय योजना चलने वाली थी, 17 में पंचवर्षीय योजना आने वाली थी नई वाली, वो पंचवर्षीय योजना ही खत्म हो गई। क्योंकि पंचवर्षीय योजना बेटा आपको बता दूं बहुत फायदेमंद होती थी, पता क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान हुआ करते थे वो कानून की तरह काम करते थे। आपको पता है भारत देश में जब पंचवर्षीय योजना बनती थी उसका पैटर्न समझिए। योजना आयोग क्या करता था, संसाधनों का आकलन करता था, ओके, और वो पूरा प्रपोजल बनाता था, ड्राफ्टिंग करता था। उसके बाद जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो हुआ करता था, वो इसे अप्रूवल देता था। और आप जानते हैं संसद जो है पार्लियामेंट उसे लागू कराता था। तो समझ सकते हैं कि जो जो योजनाएं जो हमारे यहाँ पर देश में चलने वाली थी उन्हें यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिलता था, पार्लियामेंट्री से वो लागू होती थी। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो वो एक कानून की तरह लागू होती थी। समझ आ रही बात? लेकिन आज वर्तमान में योजनाएं सीधे मुंह से निकलती हैं, चुनाव के समय में सीधे निकलती है। शुरुआत में तो उसका कोई वैलिडेशन नहीं रहता है, ज्यादा कोई महत्व नहीं होता। जब चाहे शुरू हो रही, जब चाहे बंद हो रही है, जब जैसा हो रहा है अपने मनमर्जी चलती रहती है। इसलिए पंचवर्षीय योजना बड़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन आप जानते हो 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं आई नहीं, सब खत्म। बनाने वाली संस्था थी योजना आयोग, उसको पहले खत्म कर दिए। तो इस तरीके से देखेंगे कोई भी देश समृद्ध तब होता है, कोई भी देश की शक्ति विकास तब डिसाइड होता है जब वहां की संस्थाएं बहुत मजबूत होती हैं। सरकार तो देखो आज दूसरी है, 5 साल में बदल जाती, अगले 5 साल में फिर नहीं आती है, इनका तो चलता रहता है। ये तो मेहमानबाजी करने आते हैं। लेकिन मेन जो होती है उनकी, जो मेन कोर होता है वो होती है संस्थाएं, ठीक है ना। मेन होता है संस्थाएं। अगर संस्थाएं मजबूत हैं तो सरकार मजबूत है, और सरकार वही अच्छी मानी जाती है जो इन संस्थाओं को क्या करती है, इन्हांस करती है, इनकी पावर को इन्हांस करती हैं। संस्थाएं वही सरकार वही अच्छी मानी जाती है जो संस्थाओं को क्या करती है, योगदान के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, पावरफुल बनाती हैं। संस्थाओं को मजबूर नहीं करती हैं, संस्थाओं को कमजोर नहीं करती हैं, है ना। चलिए, तो आज के सेशन में ये इतना न्यूज पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चीजें आप बेहतर तरीके से समझिए, अपने दिमाग को खोलिए, आसपास जो चीजें चलती हैं उनको बेहतर तरीके से समझिए, फिर आप निर्णय ले पाएंगे क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, और एक अधिकारी बनने के तौर पर आगे आप क्या कर सकते हो, वो आपका माइंड में क्लियर विजन होता है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही काफी है। ठीक है, चलो।